अभी भी पूछ लेना क्या आएगा, है ना। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ये समझ में आया क्या बोला? हम लोग सारा फिनिश कर चुके हैं, बस ये लास्ट में बचा है, लेकिन बुक के हिसाब से दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सिर्फ बेसिक है। इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। देखिए, द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने शुरू कर दिया है। बुक खुल गई ना? KPCMSLE है। सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 15-20 नंबर का इसी चैप्टर से आएगा, इसलिए फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे। ओके, तुम लोग की शक्लें देख के लग रहा था वो भी नहीं पढ़ोगे। ये सभी बातें काल्पनिक थी, ठीक है। 5 मार्क्स क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड मैक्सिमम। एक क्वेश्चन आएगा, हाँ, 5 नंबर का। अब ट्रिप्स थोड़ी आएगा, ट्रिप्स आ चुका तो। चलिए देखिए, एज द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेट्स टू क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट। वैसे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये बताओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? आपने पेटेंट पढ़ लिया, ट्रेडमार्क पढ़ लिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन सब पढ़ लिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? विच इज नॉट टेंजिबल। ओके, जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से बनाई जाए, यानी हमारी क्रिएटिविटी से। कोई ऐसी चीज जो हमने अपनी क्रिएटिविटी से बनाई है, उसको क्या कहा जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उसी चीज का हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, या तो पेटेंट के फॉर्म में, या तो ट्रेडमार्क के फॉर्म में, या डिजाइन के फॉर्म में, ठीक है। दैट इज व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्रिएटर्स कैन बी गिवन द राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग देयर इन्वेंशन। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं ताकि दूसरे इसका यूज ना करें। ओके, ब्लॉक में आइए। द एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इट कवर्स आर। क्या क्या होते हैं देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। सुना है इसके बारे में? कॉपीराइट के बारे में तेज से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जिसका टेस्ट नहीं दिया था आपने, याद है? मास बंकिंग कर दी थी। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ठीक है। ओके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ओके। इंडस्ट्रियल डिजाइंस, डिजाइन भी पढ़ा है आपने। पेटेंट, इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ये सब के सब जो है, इनको ही क्या कहा जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद नेक्स्ट मार्क करना। ये देखिए जरा, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, कह रहे हैं इन सबके एक्ट है अलग अलग। कैसी बात कर रहे हैं लोग? है, पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, डिजाइन एक्ट एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सुने हैं इनके बारे में कि पढ़ा भी है इनके बारे में? पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। यहाँ पे मार्क करो नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये हो सकता है आ जाए इस बार। इंटेंजिबल राइट्स ओवर टेंजिबल प्रॉपर्टी। ये बताओ इसका मतलब। कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब टेंजिबल प्रॉपर्टी के ऊपर इंटेंजिबल अधिकार। यही तो हुई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आपने कोई मशीन बनाई या कोई दवा इन्वेंट करी, तो वो जो दवाई है वो टेंजिबल है, लेकिन उसको बना के बेचने का अधिकार जो है वो इंटेंजिबल है। तो ये जो आप पेटेंट लेते हो, ये दवाई का नहीं, उसके अधिकार का ले रहे हो। तो टेंजिबल के ऊपर जो इंटेंजिबल है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। IP's intangibility is the primary characteristic that sets it apart from other types of property. Although there are many significant differences between various types of IP, one characteristic they all share is establishment of property protection over intangible objects like idea, invention, sign, information, etc., as opposed to close relationship and other intangible assets which are tangible. तो tangible property होती है और उसका जो right होता है वो हमेशा क्या होता है? intangible. राइट टू स्यू, बताइए, जिसके पास इंटेंजिबल प्रॉपर्टी यानी जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके पास राइट टू स्यू होता है। कब? इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, जब उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो मेरे पास राइट है कि हम स्यू कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। IP is a resource that can be owned and managed to the use the language of law. Majority of intellectual property is challenged through legal rights of action that can only be carried out by people who have legal standing. और legal standing किनके पास होती है? जिन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराया होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज, IP results in both obligation and property rights. कह रहे हैं जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके पास कुछ अधिकार भी आते हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस भी आते हैं। हमें कोई एक अधिकार और कोई एक ऑब्लिगेशन बता दो। अधिकार क्या आता है? असाइनमेंट का, ओके। एक अधिकार ये भी होता है कि हमारे अलावा इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। ऑब्लिगेशन क्या होती है? उसको पब्लिक में अवेलेबल करवाना पड़ेगा। देन उसका फिक्स टेन्योर है जिसके बाद उसका
फिर से रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ये सब क्या होती है उसकी ऑब्लिगेशन। यानी जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें उसके साथ कुछ अधिकार भी मिलते हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस भी। को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स, कह रहे कई बार एक ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में दो अधिकार होते हैं। जैसे देखिए, इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर इंस्टेंस एन इमेज ऑफ एन इनोवेशन माइट बी कॉपीराइटेड एंड इन्वेंशन माइट बी पेटेंटेड। ये बताओ क्या हुआ, हमने एक मशीन बनाई, ठीक है, इस मशीन पे हम क्या ले लेंगे, पेटेंट, लेकिन इस मशीन की जो डिजाइन थी उसका रजिस्ट्रेशन हमने डिजाइन्स में करा लिया, या उसकी इमेज का हमने कॉपीराइट करा लिया। अब अगर देखा जाए तो इन्वेंशन मेरी एक ही है, चीज हमने एक बनाई, लेकिन इसमें दो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ले ली हमने। इसी पे इसी की इमेज का मेरे पास कॉपीराइट है और इस इन्वेंशन का हमने पेटेंट कराया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स। ये बात समझ में आई आपने, एक ही चीज पे दो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लग गई। देखो फिर से देखिए क्या लिखा है, इमेज ऑफ एन इनोवेशन माइट बी कॉपीराइटेड एंड इन्वेंशन इटसेल्फ माइट बी पेटेंटेड। मतलब जो मशीन बनाई उसका हमने पेटेंट ले लिया, और उस मशीन की जो डिजाइन थी या जो इमेज थी उसका हमने क्या करा लिया, कॉपीराइट। यानी उस डिजाइन का कोई मशीन नहीं बना सकता, और उस मशीन का जो फंक्शन है वो भी कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। सिमिलरली देखिए, a design may be included in trademark and may also be protected under the Designs Act। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कॉपीराइट में और डिजाइन में क्या फर्क था? मान लो हमने कोई आर्टिस्टिक वर्क बनाया है, तो हम उसको कॉपीराइट में प्रोटेक्शन दिलवाते थे कि डिजाइन्स में? क्यों, क्या ये कैसे डिस्टिंग्विश होता था? आपको याद है हम क्या पूछ रहे हैं? एक केस था इसका, कैसे डिटरमाइन होता है कि उसको हम डिजाइन में लेके जाएंगे कि कॉपीराइट में लेके जाएंगे? केस क्या था, अच्छा ये बताओ। माइक्रोफाइबर तो ठीक पहुंच गए, बताओ क्या था? अगर उसका बहुत सारी कॉपीज बननी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना है, तो वो 3, तुम्हें दूसरी चीज याद आई, वो 3 याद आई है कॉपीराइट में जो था इन्फ्रिंजमेंट, अगर 3 से ज्यादा फोटोकॉपी बना के बेची है। उसमें था अगर हम लोग 50 से ज्यादा उसके इमेजेस क्रिएट करके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लगा रहे हैं तो डिजाइन में रजिस्टर होता था, और अगर हम उसकी कम कॉपीज बनाते थे या हम सिर्फ इंडिविजुअल में यूज करते थे तो वो कॉपीराइट में आता था। याद आया, कुछ कुछ याद आ रहा है? ऐसा केस इंपॉर्टेंट था ये वाला। अच्छा नेक्स्ट आइए, एग्जॉशन ऑफ राइट्स। ये देखिए क्या लिखा है, द डॉक्ट्रीन ऑफ एग्जॉशन जनरली अप्लाइज टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Exhaustion fundamentally means that after the first sale is made by the right holder or by the authority, that person's right expires and he is no longer permitted to halt the movement of goods moving further. As a result, once an IP right holder has sold a physical good that bears IPR, it cannot stop subsequent sale of the goods. ये क्या है बताओ? The first consent marks the end of the right. What does this means? Any idea? Any guesses? हाँ बताओ। अगर हमने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट सेल कर दिया, ठीक है, यानी अब मेरा राइट जो था उसके ऊपर फिनिश हो गया। किस चीज का? देखो, एग्जॉशन का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्जॉशन फंडामेंटली मींस दैट आफ्टर द फर्स्ट सेल इज मेड। जैसे नॉर्मल एग्जॉशन का मतलब समझिए, हमने आपको प्रॉपर्टी बेच दी, अब आप किसी को बेचे, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमने आपको प्रॉपर्टी बेच दी, अब हम ये नहीं कह सकते देखो हम तुम्हें बेच रहे हैं लेकिन तुम किसी और को ना बेचना, ये नहीं हो सकता। हमने बेच दी, माई राइट हैज बीन एग्जॉस्टेड। ठीक है, सिमिलरली आईपी में कैसा यूज कर रहे हैं, वंस एन आईपी राइट होल्डर हैज सोल्ड अ फिजिकल गुड दैट बियर्स एन आईपीआर, इट कैन नॉट स्टॉप सब्सिक्वेंट सेल ऑफ द गुड्स। मतलब आईपीआर होल्डर ने जो उसके जो भी प्रोडक्ट था, डिजाइन था, उसने वो आपको बेच दिया, ठीक है, अब उसको वो रॉयल्टी मिल गई, अब वो फर्दर अगर कहीं बिक रहा है तो फर्स्ट होल्डर का अधिकार खत्म। जैसे हमने एक किताब लिखी और हमने उसकी सेल कर दी, ठीक है, आपने वो किताब खरीद ली तो उसकी जो रॉयल्टी थी हमको मिल गई, लेकिन अब आपने वो किताब किसी और को बेची, अब ओनर का मतलब थोड़ी ना है, जो फर्स्ट सेल हो गई उसके बाद उसका जो राइट है वो खत्म हो गया। सब्सिक्वेंट सेल में आप जैसे अपनी सेकंड हैंड बुक भी बेचते हो किसी को, आपने बुक खरीदी, फिर जब वो पुरानी हो जाती है तो आपने सेकंड हैंड बुक किसी को बेच दी, तो जैसे आपने अपनी पुरानी किताब मान लो रद्दी वाले को बेची तो उसकी रॉयल्टी भी जाती है ओनर के पास।
समझे ही मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट टाइम खरीद रहा है बस वहां तक का अधिकार है ओनर के पास, उसके बाद उसका वो जो राइट है वो क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट। एंड लास्ट इज डायनामिज्म। आईपीआर इज अंडरगोइंग कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कह रहे हैं ये जो फील्ड है इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हैं, डायनामिक फील्ड है। जैसे देखिए, न्यू थिंग्स आर बीइंग एडेड टू आईपीआर स्कोप एंड द स्कोप ऑफ इट्स प्रोटेक्शन इज बीइंग एनलार्ज्ड इन अकॉर्डिंग विद द डिमांड ऑफ साइंस। जितनी भी नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वैसे वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो सिर्फ यही चीजें, डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट, इतनी ही नहीं है, कह रहे हैं और भी हैं। देखो, बायो पेटेंट, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट, प्लांट डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन आर जस्ट फ्यू एग्जांपल। ये नई चीजें हैं जो आईपीआर में ऐड हुई हैं। तो ये टॉपिक देखो क्या था, दीज आर द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक है नहीं, 2 ही 4 टॉपिक्स हैं, वही एक्सपेक्टेड है। चलो नेक्स्ट आइए, नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये रीड कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। जरूरत क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, समझ गए? हाँ, कह रहे हैं हाँ, एवरी इन्वेंशन इन्वॉल्व्स लेबर, टाइम एंड रिसोर्सेज। अब उसको इनकरेज करने के लिए उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि न्यू इन्वेंशंस और आगे हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आइए, यहां से आ जाओ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, पहले क्या होता था, इंटरनेशनल ट्रेड्स में 2 अग्रीमेंट हुआ करते थे, गैट एंड जीएटीएस। ध्यान से समझना, गैट सुना, ये कभी वर्ड सुने आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में? GATT is General Agreement on Tariff and Trade and GATS is General Agreement on Trade on Services। पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन पे एक देश का दूध, ये हम बात कर रहे हैं WTO के आने के पहले की। WTO समझते हो? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज 2 देशों के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसको WTO गवर्न करता है। जैसे मान लीजिए हमारा किसी देश के साथ कोई ट्रेडिंग रिलेशन हुआ, उसमें कोई डिस्प्यूट हुई, तो अब हमारे देश में हमारे लॉ लग रहे हैं, उनके देश में उनके लॉ लग रहे हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी कौन होती है? WTO। लेकिन WTO बाद में बना, WTO के पहले ये 2 अग्रीमेंट्स चलते थे। GATT वाज फॉर गुड्स और GATS जो था वो था सर्विसेज के लिए। यानी अगर 2 देशों के बीच में गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो GATT इस अग्रीमेंट के रूल्स लगते थे, और अगर सर्विसेज एक्सचेंज हुई है तो GATS के लगते थे। और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन थी वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरे वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती थी। फिर क्या हुआ, ये गैट और GATS को कंबाइन करके नई एंटिटी बना दी गई थी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर वही चीज हुई, कह रहे हैं गुड्स के लिए हम आज भी वही GATS के मतलब गैट के प्रोविजन को फॉलो करते हैं, सर्विसेज के लिए अब WTO भी मतलब यही फॉलो करता है, सर्विसेज के लिए वही GATS ही फॉलो करता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया ट्रिप्स। ये सुना है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कभी ऐसा वर्ड्स नहीं सुने इकोनॉमिक्स वगैरह? इकोनॉमिक्स सुनी है कभी? चलो छोड़ो। तो हुआ क्या, सबसे पहले ये अग्रीमेंट्स थे। जब ये अग्रीमेंट्स थे तो उन्होंने कहा अग्रीमेंट तो ठीक है, लेकिन कोई बॉडी होनी चाहिए जो कम से कम डिस्प्यूट हैंडल कर सके। उसको सोच के WTO बनाया गया। WTO बॉडी बन गई। WTO ने कहा ठीक है, रूल्स के लिए, गुड्स के लिए आज भी गैट के रूल्स लगेंगे, सर्विसेज के लिए आज भी GATS के रूल्स बनेंगे, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ट्रिप्स के रूल्स लगेंगे। यानी आज अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो जो रूल्स लगते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे वो लगते हैं ट्रिप्स के। ठीक है, और जो बॉडी है वो है वीपो, ये भी IP की है, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। तो एक तरह से देखा जाए, आज अगर वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात समझ रहे हो, वन पेटेंट मतलब वन कंट्री इज गिविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज टू अनदर कंट्री, या एक देश के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की प्रोटेक्शन दूसरे देश में, उसके लिए इंटरनेशनली 2 एजेंसीज हैं फिलहाल। एक है वीपो जो कि एजेंसी है, और एक है ट्रिप्स जो कि अग्रीमेंट है। एजेंसी और अग्रीमेंट में फर्क समझते हो? एजेंसी एक बॉडी हो गई, एक ऑफिस है, एक बॉडी है, लोग हैं उसमें, ठीक है। और ट्रिप्स क्या है? अग्रीमेंट है, सिर्फ उसमें क्लॉजेस हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग कह रहे हैं पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी था, या दूसरे देश में हम ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, कॉपीराइट प्रोटेक्शन ले रहे हैं, इन प्रोटेक्शन पे जो रूल्स लगते हैं वो किसके लगते हैं? ट्रिप्स के। समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरह इंटरनेशनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले देखिए किसके बारे में दिया है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। अब उसमें सिर्फ इतना इतना मार्क कर लेना जितना अगर शॉर्ट नोट में आ जाएगा लिखने के लिए। द जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज इज द फर्स्ट एवर कलेक्शन ऑफ legally binding multinational regulations
गवर्निंग ग्लोबल ट्रेड इन सर्विसेज। ये पहला अग्रीमेंट था जो किसके लिए बनाया गया था? सर्विसेज के लिए। अगली लाइन मार्क करिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द यूरुग्वे राउंड whose conclusion came into effect on January 1995 was the founding of GATS। इसके बाद नेक्स्ट मार्क कर लीजिएगा, यहां पे मार्क कर लो, द टू की पिलर्स दैट सपोर्ट GATS कंट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, 5 नंबर में शॉर्ट नोट आ जाएगा, व्हाट इज GATS, उसके लिए हम आपको लाइंस मार्क करा रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। Two key pillars that support GATS contribution to global services trade are increasing the openness and predictability of pertinent rules and regulation and fostering progressive liberalization। ये 2 पॉइंट्स मार्क कर लो, ये इनके 2 की पिलर्स हैं। और एक और ये लाइन मार्क कर लो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल इनका वही है, प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन समझते हैं? एलपीजी पढ़ा है, ये पढ़ा इकोनॉमिक्स में, क्या होता था एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम। अच्छा, लिबरलाइजेशन, हाँ हाँ, रिस्ट्रिक्शंस जो ट्रेडिंग में पहले लगती थी उनको रिमूव करना, दैट वाज लिबरलाइजेशन। सो दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन कि धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको ईज कर दिया जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स मिला के आप इसका आंसर लिख सकते हैं 5 मार्क्स में। और फिर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी कुल मिला के इसको रटना है, समझ गए? इसमें कोई कहानी नहीं है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज अ टूल टू फॉस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज नोन एज वीपो। यूनाइटेड नेशन का वो डिपार्टमेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए वर्क कर रहा था उसको क्या कहा गया? वीपो। मार्क करो, फॉलोइंग, आप कर रहे हैं, हम ही मार्क कर रहे हैं सर। फॉलोइंग वीपोज कन्वेंशन एंट्रेंस केम इनटू इफेक्ट इन 1967। मार्क करिए, WIPO was founded in 1970 with a mission from member states to advance the protection to intellectual property all over the globe। सबसे पहली चीज क्या मार्क करी थी? यूएन की एजेंसी है WIPO। कौन से साल में आई? ये देखो, ये पहला पॉइंट था। सेकंड, 1970 में आई। इनका मिशन क्या है? टू एडवांस प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑल ओवर द ग्लोब। कैसे? थ्रू इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन। ये कैसे हुआ? हर कंट्री की गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को वर्ल्ड ओवर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जितना मैक्सिमम समझा सकते उतना समझा दे रहे हैं, ठीक है? 3 पॉइंट्स हो गए। अगला मार्क कर लो, इट्स गोल इज टू फॉस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी थ्रू द क्रिएशन ऑफ अ फेयर एंड एफिशिएंट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम for the benefit of all nations, social, economic and cultural development। इसको 4th मार्क कर लीजिए। एक ये मार्क कर लो, याद हो जाएगा, वीपो का मेन ऑफिस जेनेवा में है। ये 5th पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है? एक ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एंड यूनिफाई लॉज एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वीपो सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इट्स मेंबर स्टेट। मेंबर स्टेट समझ गए? अलग अलग कंट्रीज, उन सारी कंट्रीज के लिए एक जो सेंट्रल हेड है वो कौन है? वीपो। नाम पसंद आ गया आप लोग को, है ना? वीपो, ठीक है। अब देखो, ये देखो क्या हुआ, लीगल फ्रेमवर्क अंडर वीपो। वीपो के अंडर ट्रीटी साइन हुई है। देखो पहली ट्रीटी कौन सी है? अब कुछ याद आया? पीसीटी कहाँ पढ़ा था? ट्रेडमार्क में ना, पीसीटी पढ़ा था, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। अब ये जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी हुई थी ये किसके अंडर हुई? वीपो के अंडर। तो देखो जैसे पीसीटी थी वैसे देखिए मैड्रिड अग्रीमेंट, वियना अग्रीमेंट, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, नाइस अग्रीमेंट, लोकार्नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? ये सब अग्रीमेंट्स हुए वीपो के अंडर। अब बताओ वीपो का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिख लोगे याद करके, रट करके? हो जाएगा, ठीक है? फाइन, पक्का? अच्छा, आगे आइए, ट्रिप्स पे आइए। वैसे ही इस बार आ चुका है, इसी बार आया था, जैसा कि अभी है ना कुछ आई विटनेसेस ने बताया कि ये इसी बार के पेपर में आया था, तो आने की उम्मीद तो कम है, लेकिन आप अपने इंस्टीट्यूट से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करिए। तो ट्रिप्स क्या है? ये बेसिकली अग्रीमेंट है। सेकेंड पैराग्राफ में मार्क करो, द ट्रिप्स अग्रीमेंट इज एसेंशियल फॉर फैसिलिटेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड। मार्क कर रहे हैं ना सब लोग?
सेटलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड डिस्प्यूट्स, क्या क्या काम है इनके? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड के लिए बनाया गया है, सेटलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड गिविंग WTO मेंबर्स द फ्रीडम टू परस्यू देयर ओन नेशनल गोल्स, यानी अपने नेशनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनली कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना है। अगला पॉइंट मार्क करिए, द अग्रीमेंट फॉर्मली एक्नॉलेजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड मतलब समझे, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इनकी खरीद बेच करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ट्रेड उसको गवर्न करता है। ये भी याद कर लो, ये याद हो जाएगा। दैट वाज अकम्प्लिश्ड बाय द यूरुग्वे राउंड, यूरुग्वे जगह का नाम है। यूरुग्वे राउंड का कंक्लूजन था ट्रिप्स अग्रीमेंट। अच्छा, ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, ट्रिप्स अग्रीमेंट इज एन अटेम्प्ट टू पुट these rights under common international law and close the gaps in how they are safeguarded and upheld globally. Attempt to put these rights under common international law. Common international law किसको कह रहे हैं पता है? ट्रिप्स को कह रहे हैं। सबके ऊपर सबका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो लग ही रहा है, लेकिन अगर हम ये कहें पूरे वर्ल्ड में कॉमन रूल्स किसके लग रहे हैं? ट्रिप्स के। ठीक है, ठीक है, अगर हो पाए तो ये कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, नहीं, ये देखो ना, हमने इतनी बढ़िया ड्राइंग बनाई, तुम लोग क्या करते हो? कहाँ गया? ये देखो, ये तीन साथ में थे। पहले GATT था, गैट्स था और वीपो भी था। फिर गैट और GATT इसको मिला के फिर WTO पैदा हुआ बाद में, यानी जब WTO पैदा हुआ तब वीपो था। ठीक है, फिर WTO ने ट्रिप्स भी बनाया। ठीक है, इसका मतलब देखा जाए वीपो बड़ा है, ट्रिप्स छोटा है। वैसे वो एजेंसी है, ये अग्रीमेंट है। ठीक है, बना लेते ये चार्ट, थोड़ी मेहनत लगती लेकिन याद हो जाता, कोई बात नहीं। अच्छा, बस यहां तक करना था, इसके आगे आप पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई थिंक डन है सबका। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हम लोग सब कर चुके हैं। यही जो देखिए, दो चीजें होती हैं, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होता है और एक कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट के अलावा जितने हैं उनको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे पेटेंट है, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, डिजाइन इंडस्ट्री में यूज होगा, ट्रेडमार्क इंडस्ट्री में यूज होगा। सिर्फ कॉपीराइट को अलग मानते हैं। तो दो तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टीज होती है, कॉपीराइट होता है, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। बस यहां से देखिए चैप्टर, कुछ जाना पहचाना लगेगा। क्या करेंगे, ये याद करेंगे। ये देखो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये देख लो, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट समझते हो? हर बिजनेस का एक ट्रेड सीक्रेट होता है। ठीक है, वो ट्रेड सीक्रेट की वजह से एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। इस एग्जैक्टली जैसे हम बोलने वाले थे, जैसे कई बार जो चीज बनाते हैं ना, उसमें आप कहते हो ना, यही चीज जब ये बनाते हैं तो अलग टेस्ट आता है। हाँ, जो भी हो, वो जो बताशे वाला जो वो बेचता है ना अपने हाथ डिप करके, उसका टेस्ट अलग आता है। वही चीज घर में साफ सुथरी बने तो मजा नहीं आती है। कहते हैं ना, बाहर वाले का मजा अलग है। आप सोचो, आपको मजा किस चीज का आ रहा है? लो, सच बोलो तो इंग्रेडिएंट्स तो वही है। वन स्पेशल इंग्रेडिएंट विच ही वाज मिक्सिंग, that was the taste which you were liking actually. When it is made fresh in your home, तो you were not liking, no taste. जैसे मैगी नहीं था, जब मैगी में लेड निकला था, ये पता है ना केस आपको? तो मैगी सबको बहुत अच्छी लगती थी, फिर न्यूज आई कि मैगी में लेड निकला है, तो फिर मैगी बंद हो गई थी। ठीक है, बैन हो गई थी। फिर उसके बाद में आई, तो उसके बाद लोगों ने कहा मैगी में वो टेस्ट नहीं रहा। तो बताओ उनको टेस्ट किस चीज का अच्छा आ रहा था? लेड। लेड खा ले, उनको उसी बाद में कहने लगे अब मैगी में वो टेस्ट नहीं रहा, लेड हट गया, तो उनको लगा अब मजा नहीं आ रही मैगी में। ठीक है, सो आपको टेस्ट किन चीजों को पसंद है, आपको समझ आ रहा है? बस दिस इज द थिंग। वही समोसे वो बना रहे, ठीक है, वही जो ब्लैक कलर के ऑयल में जो बनता है एकदम गंदा गंदा, ठीक है, वो आपको पसंद आ रहा है। एनीवेज, हम तो बात कर रहे थे ट्रेड सीक्रेट की, यही वो सीक्रेट्स हैं। ठीक है, सो ट्रेड सीक्रेट इज अ मेथड, प्रैक्टिस, प्रोसीजर, डिजाइन, इंस्ट्रूमेंट, पैटर्न, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन that is not widely known, they never tell, or easily discoverable, and through which the company might gain a competitive edge over the rivals. कई बार कुछ कंपनीज होते हैं ना, वो उस प्रोडक्ट को बहुत सस्ते रेट पे निकाल लेते हैं। अब दूसरे कॉम्पिटिटर सोचते रह जाते हैं इनको इतना सस्ता पड़ कैसे जाता है, ये उनका ट्रेड सीक्रेट है।
और ट्रेड सीक्रेट को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह रजिस्टर कराया जा सकता है. ओके, ये और मार्क कर लीजिए लास्ट में, इसमें भी शॉर्ट नोट आ सकता है. नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी. आपको पता है हमारी सरकार कुछ नहीं जब कर पाती है तो क्या कर देती है, पॉलिसी बना देती है. द इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी to safeguard the originality of inventor's work. Simplest form of intellectual property is an intangible work of human imagination. This intellectual property contains rights centered on copyright, patent, trademarks, etc. इसमें यहां से मार्क करो, बाकी तो कहानी बता रहे हैं. ये देखो, on 12th March 2016, Union Cabinet approved the IPR policy. इसके पहले देखो लिखा है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा ये डेकेड ऑफ इनोवेशन है. ठीक है, डेकेड ऑफ इनोवेशन समझ गए, मतलब अब इनोवेशंस का टाइम है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसलिए उनको प्रमोट करने के लिए हम एक पॉलिसी बनाएंगे. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे. और 2016 में उन्होंने एक आईपीआर पॉलिसी लॉन्च करी. इट एक्नॉलेजेस इंडियाज वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रिप्स कंप्लायंट लीगल स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट आईपीआर एंड स्ट्राइव balance her development objective by making use of flexibilities offered by global design. यानी ट्रिप्स को देखते हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा. मार्क करिए अब, द पॉलिसी प्लेसेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट आईपीआर. ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईपीआर की नॉलेज हो. इसका इम्पैक्ट समझ में आया, क्या पढ़ा आपके में 40 मार्क्स का इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पहले नहीं था, ये नया आया है आपके न्यू सिलेबस में. कह रहे हैं पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये था कि आईपीआर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो, emphasizing their value as marketable financial asset and as a tool for marketable financial asset. बताओ क्या हुआ, किस चीज को कह रहे हैं मार्केटेबल फाइनेंशियल एसेट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को. अगर आपका पेटेंट है, पेटेंट आपका मार्केटेबल फाइनेंशियल एसेट है. एग्जैक्टली आप सेल कर सकते हो और आप रॉयल्टी या आप उससे अर्निंग क्रिएट कर सकते हो, एसेट है आपका वो. IPR policy focuses on, मार्क करिए दोनों पॉइंट, improving access to healthcare, food security, environmental protection, and fostering creativity and innovation, and thereby promote entrepreneurship. ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे. और लास्ट में ये मार्क कर लो, the policy outlines 7 goals that are further defined with action that must be taken by the designated nodal ministry of department. जो IPR पॉलिसी थी उसके ये 7 गोल्स थे. आप 3-4 गोल्स याद कर ले, वही बहुत है. देखो क्या गोल्स हैं, आईपीआर अवेयरनेस, जेनरेशन ऑफ आईपीआर मतलब नए नए आईपीआर क्रिएट हो, लीगल फ्रेमवर्क, लॉ के थ्रू उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआर. बताओ कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआर, हाँ यही सेल करना, रॉयल्टी मिलना, लाइसेंस देना, ये सब कमर्शियलाइजेशन हो गया. ठीक है, ये सारी चीजें कवर्ड थी इस पॉलिसी में. शॉर्ट में अगर इसकी पॉलिसी के बारे में आए तो ये लिख देना, ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने कब कब लॉन्च करी थी, इसके फोकस एरियाज क्या हैं और इनके गोल्स क्या हैं. ठीक है, जब सारी चीजें हो जाए तब ये चैप्टर खोलना और चुपचाप रट लेना. कितना भी समझा ले इसमें कुछ समझने लायक है नहीं. ठीक है, समझ आ गया, बस दैट्स इट. सो दैट्स ऑल फॉर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और इसको पढ़ाने के बाद आई एम श्योर आपके 40 में से कम 30 मार्क्स से श्योर हो गए हैं. फिलहाल याद करने में जितना समय लग रहा है आपको, है ना, कि एक चीज कहाँ पढ़ी थी, उसको देखते हुए लग रहा है कि 15 आ जाए बहुत बड़ी बात है. ये पोर्शन अच्छे से कर लेंगे सब लोग. इसके बाद अब हम लोग मूव करेंगे वापस से पार्ट ए में. ठीक है, चलो.